हम लोग पहुंचे बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन में क्या अलग बात है, आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो बहुत बार रिकंसिलिएशन चैप्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट टाइप ए और प्रोडक्ट टाइप बी। ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में कर चुके हैं। यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में हमारा एक श्रद्धा पेन और विवेका पेन वाला क्वेश्चन था। कंपनी का नाम था पार्वती पेन कंपनी। उसमें दो टाइप्स की पेन थी, श्रद्धा पेन और विवेका पेन। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट जो है उसमें अमाउंट के कॉलम बहुत ज्यादा बनते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि इस क्वेश्चन में पहले आंसर में क्या फॉर्मेट बनाना है। आप लोग अभी कुछ लिखोगे नहीं, पहले पूरा सुन लोगे एंडिंग तक, बाद में लिखोगे। ये हमारा टॉपिक है व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट्स, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन। तो ये मैंने आज स्टेप 1 में कॉस्ट शीट बनाई है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं हमेशा स्टेप 1 में बोलता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, पर आज ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को कॉस्ट शीट लगा, तो मैंने पहले कॉस्ट शीट बनाई है। पर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर टाइप ए में पहले पर यूनिट का कॉलम, ये टाइप ए का पर यूनिट का कॉलम है, और ये टाइप ए का अमाउंट का कॉलम, फिर ये टाइप बी का पर यूनिट का कॉलम, और ये टाइप बी का अमाउंट का कॉलम, और ये टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का टोटल, प्रोडक्ट ए की अमाउंट और प्रोडक्ट बी की अमाउंट दोनों का टोटल अमाउंट। ऊपर लिखा हुआ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट्स सोल्ड। आपको मालूम है कि पर यूनिट का कॉलम निकालने में बहुत काम आता है, यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट्स सोल्ड। मैंने हजारों बार बताया कि कॉस्ट शीट में पहले 4 कॉस्ट में सब जगह पे डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, और 5th कॉस्ट से लेकर एंड तक सब जगह पे डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड होता है। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरा। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, जितना हमको काम आएगा उतना मैं रहने देता हूँ, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमको बहुत काम आएगा आगे। इसके बाद मैंने बनाया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ये तो आप लोग बहुत साल से कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट आधे पेज का पीएनएल अकाउंट। इसके बाद मैंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट है, ये भी रोज जैसे बनाते हैं वैसे ही। और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक है वो ये वाला वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट को मैं स्टेप 4 बोलता हूँ, और सब कुछ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमारा इसमें से इजीली सॉल्व हो जाता है। बस मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर है, अगर ऊपर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है, तो इस वर्किंग नोट में पहला कॉलम होना चाहिए अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर हो उसका कॉलम यहाँ पे पहले बनना चाहिए। फिर फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम इक्वल टू थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम की अमाउंट माइनस सेकंड कॉलम की अमाउंट इक्वल टू थर्ड कॉलम। फिर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ एक्सपेंसेस में सीधा इफेक्ट, मतलब प्लस में आंसर आए तो प्लस ही करो, माइनस में आंसर आए तो माइनस ही करो। फिर इनकम्स में उल्टा इफेक्ट, इनकम्स में प्लस में आंसर आ रहा है तो माइनस करो, माइनस में आंसर आ रहा है तो प्लस करो। अब हम लोग पहुंचे क्वेश्चन में, जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, धीरे धीरे बहुत आराम से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपने दिमाग में चारों स्टेप्स बिठा लो। पहला स्टेप है हमारा कॉस्ट शीट, दूसरा स्टेप है ट्रेडिंग पीएनएल, तीसरा स्टेप है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चौथा स्टेप है वर्किंग नोट। एक एक स्टेप करके सॉल्व करना, चारों स्टेप्स को एक साथ मिक्स नहीं कर देना। पहले कॉस्ट शीट तो पूरा कॉस्ट शीट, और किसी चीज पे फोकस नहीं करने का, सिर्फ कॉस्ट शीट। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इसमें एक्चुअल अमाउंट्स आती है, इसमें एक्चुअल अमाउंट्स आती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, इसमें हमारे बिजनेस का जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है वो आता है। फिर कॉस्ट अकाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट। मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ ये रूल, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। कॉस्ट अकाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट, इसमें रिकवर्ड अमाउंट्स आती है,
इसमें रिकवर्ड अमाउंट्स आती है, ठीक है, इतना याद रखना। अब आत्माराम मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स ए एंड बी, तो हम लोग हेडिंग में ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट शीट ऑफ आत्माराम लिमिटेड और ईयर एंडिंग। आत्माराम मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स ए एंड बी, द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द क्वार्टर, ये क्वार्टर है, याद रखना, ये भी कभी कभी काम आएगा, इस क्वेश्चन में तो काम नहीं आएगा क्वार्टर, बट क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, ये भी मैं लिख के देता हूँ, क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स होता है। वैसे तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको इतना पता होना चाहिए, क्वार्टर मतलब 3 महीने। तो द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है। तो ये हेडिंग होगी हमारी आत्माराम और 31/3/12। तो ये कॉस्ट शीट ऑफ आत्माराम फॉर द ईयर की जगह पे हो जाएगा फॉर द क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31/3/2012, फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31/3/2012। क्वार्टर मतलब 3 महीने, ये नोट करके लिखना, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स। चलो आगे क्वेश्चन में जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन और सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन और सेल्स टाइप ए टाइप बी। फिलहाल नंबर्स याद करो, 125, 120, 400, 360, ये नंबर्स याद कर लो, 125, 120, 400, 360, बहुत काम आएंगे ये नंबर्स, बहुत ज्यादा। 125, 120, 400, 360। मतलब टाइप ए में यूनिट्स प्रोड्यूस है 125, यूनिट्स सोल्ड है 120, टाइप बी में यूनिट्स प्रोड्यूस है 400 और यूनिट्स सोल्ड है 360। तो ये नंबर्स बहुत अच्छी तरह याद रखना, पूरी कॉस्ट शीट में ये नंबर्स काम आएंगे। आगे फिर आपको लिखा हुआ है वेज कॉस्ट पर यूनिट। वेज कॉस्ट पर यूनिट बाद में आता है, पहले मटेरियल आता है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पहले आता है। तो मैंने जैसे बताया कि पहले मैं पूरा फोकस पहले सिर्फ कॉस्ट शीट पे करूंगा, सिर्फ कॉस्ट शीट पे ही ध्यान दूंगा। तो पहले मटेरियल आता है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर वेजेस आता है। तो मटेरियल में दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट 15 और 12, ये मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ जैसे डाउट ना रहे, ये मटेरियल है, ये इसकी अमाउंट है 15 और 12। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 15 और 12, इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट टाइप ए में 15 और टाइप बी में 12, 15 और 12 मटेरियल पर यूनिट, 15 और 12, ठीक है। ये हमारा मटेरियल हो गया पर यूनिट। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 15 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे 125। ये 15 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 125, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 125, तो डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी 1875 टाइप ए में। तो ये 15 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 125, और यहाँ पे जो ये 12 रुपीज पर यूनिट है, ये 12 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 400, 4800। अब ये जो टोटल अमाउंट है ये जो टोटल अमाउंट है ये होगा 1875 प्लस 4800। अब 1875 प्लस 4800 ये होता है 6675। 1875 प्लस 4800 इक्वल टू 6675। ये मटेरियल का पांचों अमाउंट कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है, ये मटेरियल हो गया हमारा, मटेरियल के ऊपर वेजेस दिया हुआ है। मटेरियल के ऊपर जो वेजेस दिया हुआ है, ये वाला वेजेस, ये पर यूनिट है ये पर यूनिट है 40 और 30। अब हम लोग वेजेस लिखेंगे 40 और 30। अब आपको इजी लगेगा, एक बार फॉर्मेट पता चल जाता है फिर इजी लगता है। 40 और 30, ये डायरेक्ट वेजेस 40 और ये डायरेक्ट वेजेस 30 डायरेक्ट वेजेस 40 और 30। अब ये 40 रुपीज पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 125, 5000, और ये 30 को मल्टीप्लाई बाय ये वाला 400 करेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई 400, तो ये आएगा 12,000। अब ऑब्वियसली 5000 और 12,000 टोटल 17,000 ही होता है, 5 और 12 ये आएगा 17,000। ये हमारा डायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट आ गया 17,000। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये
प्रोडक्शन की यूनिट्स हमने लिख दी, सेल्स की यूनिट्स लिख दी, वेजेस हो गया, मटेरियल हो गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 125 और 90, ये देखो मैं समझाऊं, अगर आपने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट पहले से ही बना दिया है तो लास्ट लाइन में आप अभी लिख सकते हो सेलिंग प्राइस, अगर आपने फॉर्मेट पहले से बना दिया है तो। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि फॉर्मेट पहले से नहीं बनाओ, पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देखो कौन सी चीजें दी हुई है, उसके बाद ये सेलिंग प्राइस लास्ट में ही लिखना। जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125 और 90 है, ये अभी मत लिखो, पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट होने दो, फिर ये लास्ट में ही लिखेंगे 125 और 90। मेरे पास क्या फॉर्मेट बनाया हुआ है सारा कॉस्ट शीट का, इसलिए मैं पहले से ही लिख सकता हूँ 125 और 90। आप लोगों को एग्जाम में देखो ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट मेरा पहले से ही बनाया हुआ है, आपको एग्जाम में क्या पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितनी लाइन छोड़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में लाइन छोड़े कि नहीं, सेलिंग ओवरहेड्स में, ये सेलिंग ओवरहेड्स में लाइन छोड़े कि नहीं, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो एग्जाम में आप लोग लाइन वाइज जाना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल लिखा, डायरेक्ट वेजेस लिखा, लाइन वाइज जाना। अब ये सेल्स की जो अमाउंट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125 और 90, ये मैं लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। एक बार मैं कॉस्ट शीट में जाता हूँ, सुनना ध्यान से, यहां तक पहले मैं कॉस्ट शीट, पहले कॉस्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट हमारा होगा डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट प्लस डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट, तो ये 15 और 40 दोनों को प्लस करके हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। 15 और 40 कितना आ जाएगा, 55, ये हमारा प्राइम कॉस्ट की अमाउंट आ गई 55। फिर 1875 और 5000 6875, फिर 12 और 30 42, फिर 4800 और 16000, सॉरी 4800 और 12000 16800, फिर 6675 और 17000 6675 और 17000 23625, तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। अब मेरी कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट के बाद मेरी कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ही लिखना है, मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स ही लिखना है। तो मैं कंपलसरी क्वेश्चन में ढूंढूंगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ है, नहीं है तो मैं इधर 0 लिख दूंगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा फोकस मेरा कॉस्ट शीट पे ही होगा। सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस दी हुई थी, ये सेलिंग प्राइस दी हुई थी 125 और 90 रुपीज, लेकिन फिलहाल ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है जब कॉस्ट शीट खत्म होगी, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा 125 और 90 को। फिर ये जो लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेजेस एंड मटेरियल are analyzed under work overheads which during the quarter amounted to 9000 and office overheads which amounted to 10000। ये 9000 और 10000 जो है वर्क ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स की एक्चुअल अमाउंट है, और एक्चुअल अमाउंट मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में आता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो एक्चुअल अमाउंट है, ये जो 9000 और 10000 है, ये एक्चुअल अमाउंट है, ये ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। तो अभी मैं ट्रेडिंग पीएनएल बना ही नहीं रहा हूँ, अभी मेरे काम की नहीं है वो अमाउंट, मेरे को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कॉस्ट शीट पे, मेरा पूरा फोकस अभी कॉस्ट शीट पे है। तो 125 अभी नहीं, 90 अभी नहीं, 9000 और 10000 अभी नहीं। फिर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब रिकवर्ड, ये एस्टिमेटेड अमाउंट मतलब रिकवर्ड अमाउंट, ये कॉस्ट शीट में काम आएगी। In fixing the selling price, it is estimated that work overheads, मतलब factory overheads, should be taken at 50% of wages। ये recovered amount है, ये cost sheet में आएगा, और ये हमको अभी चाहिए। factory overheads cost sheet की amount क्या लिखा हुआ है, 50% of wages। Okay, अब ये लिखा हुआ है in fixing the selling price it is estimated that work overheads should be taken at 50% of wages। ये work overheads है, ये cost sheet में काम आएगा 50% of wages। work overheads मतलब factory overheads, indirect work overheads मतलब factory overheads, एक ही बात है। तो work overheads is 50% of wages, work overheads is 50% of wages। तो ये wages था हमारा पहली अमाउंट 40, अब ऑब्वियसली 40 का मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 मतलब 40 का 50% 20 होता है, तो 40 का 50% 20, इसी तरीके से सबका 50% करते जाएंगे।
तो ये 5000 का 50% 2500, फिर 30 का 50% 15 रुपए, फिर 12000 का 50% 6000, फिर 17000 का 50% 8500। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली वेजेस की जो पांचों अमाउंट है, वेजेस की पांचों अमाउंट का मैंने 50% कर दिया। तो 40 का 50% 20, 5000 का 50% 2500, 30 का 50% 15, 12000 का 50% 6000, 17000 का 50% 8500। अब मैं ये ऐड कर दूंगा तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू 55 प्लस 20। अब ऑब्वियसली 55 प्लस 20 75 होता है, 6875 प्लस 2500 9375, 42 plus 15 57, 16800 plus 6000 22800, 23675 plus 8500 32175। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था आगे ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट, इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट इज एस्टिमेटेड दैट वर्क ओवरहेड्स शुड बी टेकन एट 50% ऑफ वेजेस and office overhead expenses at 33.33%, 33 1/3 मतलब 33.33। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड्स एक्सपेंसेस एट 33 1/3% ऑन वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट अलग बात होता है, वर्क ओवरहेड्स अलग बात होता है। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड्स एट 33.33% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, सुनते जाओ, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ये ऑफिस ओवरहेड्स है। ऑफिस ओवरहेड्स में लिखा हुआ है 33.33% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट अलग बात है, वर्क्स कॉस्ट अलग बात है और वर्क ओवरहेड्स अलग बात है। ठीक है, मैं एक चीज और आपको बताऊं, ओवरहेड्स को ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। ये मैं साइड में लिख के देता हूं एज अ रूल, ये थियरी वाले पेजेस में लिख लेना अच्छी तरह। वर्क्स कॉस्ट अलग बात है, वर्क्स ओवरहेड्स वर्क ओवरहेड्स इक्वल टू वर्क्स ऑन कॉस्ट। अब शब्दों का फर्क देखो, वर्क्स कॉस्ट अलग बात है, वर्क्स कॉस्ट अलग बात है, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क ओवरहेड्स अलग बात है, वर्क ओवरहेड्स मतलब वर्क ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये वर्क्स कॉस्ट को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। अब कंफ्यूज नहीं होना, वर्क्स कॉस्ट इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क ओवरहेड्स इक्वल टू वर्क ऑन कॉस्ट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब चारों का फर्क देखो, ये वर्क ओवरहेड्स इक्वल टू वर्क्स ऑन कॉस्ट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अलग बात है और फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अलग बात है, फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब मैं अमाउंट वाइज बताऊं, ये जो 20 रुपीज है, ये जो 20 रुपीज है, ये 20 रुपीज है ऑन कॉस्ट, ये 20 रुपीज हमारा ऑन कॉस्ट है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। और ये जो 75 रुपीज है, ये 75 रुपीज हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फर्क समझो, ये 20 रुपीज जो है इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये 20 रुपीज को, और ये जो 75 रुपीज है इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स लिखा हुआ है 33.33% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मतलब ये 75। अब 75 रुपीज का 33.33% करें इक्वल टू 75 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100। किसी भी अमाउंट का 33.33% निकालना हो तो आप डायरेक्टली 33.33 अपॉन 100 करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा डायरेक्टली 75 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, डायरेक्टली 75 को डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो 33.33% हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे ये पॉइंट में आंसर होता है, वैसे ये पॉइंट में आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे ट्राई करोगे तो
24.9999 ऐसा आएगा, 24. तो बेटर है कि जब भी आपको 33.33% निकालना हो, इससे अच्छा डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 कर दो. तो अगर आप 75 को डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो 33.33% आ जाएगा. तो जब भी, ये भी मैं रूल लिख के देता हूं, whenever we have to find 33.33% of any amount, then we should directly divide by 3. Then we should directly divide by 3. We should directly divide by 3 the amount. ग्रामेटिकली मेरी थोड़ी गलती है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट अगर हमको कभी भी 33.33% निकालना हो तो डायरेक्टली हम लोग उस अमाउंट का डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 33.33% हो जाएगा. अब 75 को डिवाइड बाय 3 किया, यहाँ पे हमने 75 को डिवाइड बाय 3 किया तो 25 आया. फिर इसी तरह से 9375 डिवाइड बाय 3, 57 डिवाइड बाय 3, 22800 डिवाइड बाय 3 और 32175 डिवाइड बाय 3. अब हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट आ जाएगा. फोर्थ नंबर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये होगा 75 प्लस 100. ये हो जाएगा हमारा 75 प्लस 100, 75 प्लस 25, ये हो जाएगा 100. 75 प्लस 25, फिर 9375 प्लस 3125, 12,500. फिर 57 प्लस 19, 76, 22,800 प्लस 7,600, 30,400, 32175 और 10725, 42,900. तो यहाँ तक कॉस्ट शीट मैंने बता दी. इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आएगा. इस क्वेश्चन में ये क्लोथिंग स्टॉक अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फिलहाल इतनी कॉस्ट शीट लिख लेना. ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूंगा. इतनी कॉस्ट शीट लिख लेना. 4 कॉस्ट तक बता दिया मैंने आपको, और जो मैंने साइड में रूल्स बताए ये सब थियरी वाले पेजेस में लिख लेना. ये सारे रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिख लेना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है बेटा, इतना लिख लेना सब लोग.